ओके, लास्ट टाइम जब हमने अपनी क्लास खत्म की थी तो स्टार्टेड द न्यू टॉपिक दैट वाज केमिकल स्टीचियोमेट्री। उसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी और हमने कहा था बस ये डेफिनेशन है और अब इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। तो भाई उस कैम डेफिनेशन में ये बात कही गई कि दिस इज काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन व्हिच गोना बी बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो थोड़ा सा ये इक्वेशन का हिसाब किताब अगर हम आपको बता दें तो इसमें हिसाब किताब ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनमें, जिसमें हमने इससे पहले भी कहा था कि केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली मींस केमिकल चेंज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस केमिकल चेंज करके एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और केमिकल चेंज का मतलब हमने आपको बताया था कि केमिकल चेंज से मुराद है जिसके नतीजे में कोई चीज़ अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करके नई प्रॉपर्टीज़ वाला नया सब्सटेंस बनाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस केमिकल चेंज करके अपने आप को नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और उसमें तरीक़ाकार ये होता है कि वो चीज़ें जो केमिकल चेंज करने से पहले मौजूद होती हैं वो रिएक्टेंट कहलाती हैं और जो केमिकल चेंज के बाद बन जाती हैं वो प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब रिएक्शन में केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, जो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। इसलिए उन्हें लिखने का जो तरीका है वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है, जो रिएक्शन कर रहे हैं और जो रिएक्शन के नतीजे में बन रहे हैं, उन्हें फॉर्मूले और सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करें तो ये एक्सप्रेशन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो अमूमन केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस जो इनिशियली रिएक्शन शुरू करते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, और फिर ये खुद को कन्वर्ट करते हैं नए सब्सटेंसेस में जो प्रोडक्ट कहलाते हैं, वो एक भी हो सकते हैं एक से ज्यादा। बीच में एरो का निशान आता है जो ये शो करता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। अब मैंने इस तरह लिखा है, अब रिएक्टेंट एक हो या एक से ज्यादा हो उसे उसके सिंबल या फॉर्मूले की मदद से लिखा जाएगा, प्रोडक्ट एक हो या एक से ज्यादा उसे उसके सिंबल या फॉर्मूले की मदद से लिखा जाएगा। इस तरह फर्ज कर लीजिए हम एक रिएक्शन लिखें अगर, तो वो रिएक्शन ये है कि मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। आपको शायद याद भी आए, बड़ा मशहूर रिएक्शन है ये। एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसके नतीजे में दो नए सब्सटेंस बनते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। केमिकल चेंज की इसलिए बहुत उम्दा एग्जाम्पल है कि एसिड तेजाब सबको पता है कितना डेंजरस केमिकल है, कितना नुकसानदेह है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उतना ही नुकसानदेह है, बेस भी अगर गलती से आपकी स्किन पे गिर जाए स्किन को गला के रख देगा। तो ये दोनों चीजें इंतहाई खतरनाक जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो आम खाने वाला नमक और पानी बना देती हैं। वो दोनों चीजें हैं जो हर वक्त आपकी बॉडी इस्तेमाल कर रही है, या आपके खाने पीने आपकी डाइट का लाजमी हिस्सा है। तो अलग से एसिड अल्लाह ना करे कोई किसी के ऊपर ही गिर जाए, या बेस किसी के ऊपर ही गिर जाए, खाना पीना तो दूर की बात है, उसका सत्यानाश हो जाए। इसका मतलब है ये दोनों इंतहाई हार्मफुल चीजें हैं जो रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में इंतहाई हार्मलेस बन गई। तो हर रिएक्शन में ऐसे ही होगा कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, प्रोडक्ट की कुछ और होंगी। एक ही जैसी प्रॉपर्टीज होंगी तो फिर केमिकल रिएक्शन थोड़ी कहलाएगा। केमिकल रिएक्शन नाम ही इस बात का है कि चीजें अपने आप को बदल कर बिल्कुल नई खूबियों वाला नया सब्सटेंस बना ले। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन की। इसमें HCl और NaOH रिएक्टेंट है और NaCl और वाटर जो है वो प्रोडक्ट है। केमिकल स्टीचियोमेट्री असल में क्या है कि वो इस इक्वेशन से हासिल होने वाली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। यानी होगा ये कि अब इन रिएक्टेंट्स के अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में क्या रिलेशन है, ये हम केमिकल स्टीचियोमेट्री में पढ़ते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन से मुराद है ऐसी इक्वेशन
जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम्स की तादाद एक जैसी हो, यानी एलिमेंट वाइज। अब जैसे मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट में अगर आप नोट करें तो हमारे पास HCl में एक हाइड्रोजन है और NaOH में भी एक हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन हो गए 2। तो अब प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए, वो बेशक एक साथ हो किसी और स्टाइल से, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ तादाद गिननी है। तो आप देखें प्रोडक्ट में H2O में 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है हाइड्रोजन दोनों साइड्स पर 2-2 हैं, बैलेंस हैं। इसी तरह क्लोरीन हमारे रिएक्टेंट में ये रहा एक, और यहाँ प्रोडक्ट में भी एक है। सोडियम रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। इस तरह दोनों एक साइड्स पर 3 एलिमेंट हैं, सोडियम हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन। एक ऑक्सीजन भी है, वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 4 एलिमेंट रिएक्टेंट में है, 4 एलिमेंट प्रोडक्ट में, और जो उनकी तादाद रिएक्टेंट में वही उनकी प्रोडक्ट में। तो ऐसी इक्वेशन कहलाएगी बैलेंस्ड, जिसमें हर एलिमेंट की तादाद, हर एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर बराबर हो। तो अगर ऐसा ना हो तो हम फिर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये भी हमें याद है। मिसाल के तौर पर अब ये तो एक रिएक्शन मैंने लिखा ना, एक और रिएक्शन लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और बनाते हैं HCl। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट में आपके पास जो H है वो H2 की सूरत में है, उसमें 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह क्लोरीन भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में आके दोनों एक एक हो गए। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के आइटम ज्यादा हैं, प्रोडक्ट में आके कम हो गए। क्लोरीन के भी इसी तरह हो गए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब है एटम्स की तादाद दोनों साइड्स पे बराबर कीजिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर फॉर्मूले से पहले कोफिशिएंट में अब नंबर ऐड कर सकते हैं सूटेबल। हम ये नहीं कर सकते कि HCl का फॉर्मूला चेंज कर दें और कहें चूंकि मुझे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन चाहिए तो मैं इसे H2Cl2 बना दूं। नो, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये गलत होगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनके पहले कोफिशिएंट में नंबर लगा सकता हूं। तो चूंकि मुझे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो इसका मतलब होगा हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। इक्वेशन अब बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। तो बैलेंस करने के लिए कोई फिक्स तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हम इक्वेशन देखकर सबसे पहले तो ये फैसला करते हैं कौन सा एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है, और फिर छोटे नंबर से, यानी उसे डबल करके, ट्रिपल करके, 4 टाइम्स करके, इस तरह छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हुए चेक करते हैं कि क्या वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। और हमारे पाला ऐसी इक्वेशन से पड़ेगा जो फौरन ही बैलेंस हो जाती है, यानी जिसके लिए हमें कोई लंबे चौड़े नंबर और वेट नहीं करना पड़ेगा। अव्वल तो हमें बैलेंस इक्वेशन करने की स्टीचियोमेट्री में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 99.99% हमें ये यकीन है कि इक्वेशन जो है वो हमेशा हमें बैलेंस ही मिलेंगी। 30 साल से पेपर बन रहा है, आज तक हमेशा जब भी इक्वेशन दी गई है बैलेंस ही दी गई है। तो सिर्फ एक होता है कि हमें फिर भी एहतियातन सिंपल इक्वेशन और उनकी बैलेंसिंग का पता हो, ताकि अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो हम बिल्कुल ज़ीरो ना हो। तो इसलिए बहुत ही सिंपल और बेसिक किस्म की इक्वेशन हम यहाँ आपको बैलेंस करना सिखाएंगे, जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि हमें ये पता चल जाए कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन कैसी होती है। हाँ, इक्वेशन को बैलेंस करने का एक प्रिस्क्राइब तरीका भी है, जो ज़रा मुश्किल वाली इक्वेशंस को बैलेंस करने में इस्तेमाल होता है, और वो इक्वेशंस हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे और उसी वक्त उन्हें बैलेंस करने का एक सिस्टमैटिक तरीका भी पढ़ेंगे। उसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना? अगर किसी कान में पड़ जाए, उस इम्तिहान में आया था सवाल बैलेंस करने का, सर कैसे कह रहे हैं, तो वो चैप्टर 7 का एक बिल्कुल अलग-थलग टॉपिक है, उसकी अलग स्टोरी, उसकी यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं। या हमें इसी तरह की इक्वेशंस चाहिए जैसी मैंने अभी की है, जिसको सिर्फ 2 लगाया तो बैलेंस हो गया। आइए फिर कोशिश करके देखते हैं। एक इक्वेशन लिखी मैंने आपके सामने, जिसमें रिएक्टेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में NH3 अमोनिया नाम की एक गैस बन रही है। अब एक ही नजर में अंदाजा हो रहा है, ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन N2 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 3 है। तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो अब इसे बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, तुक्के वाला तरीका, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, यानी बारी जो है नंबर्स लगा लगा कर देखेंगे किस नंबर से बैलेंस हो रहा है, और कोशिश ये करेंगे कि छोटे नंबर से शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन में चूंकि मुझे नाइट्रोजन
रिएक्टेंट में 2 हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट में नाइट्रोजन से पहले 2 लगा दिया। इस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो 2 है ये पूरे NH3 पे लगा है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन पहले ही 3 थे, आपने 2 और लगा दिया तो 2 3 ज़ा 6 हो गए। तो अब अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, 3 पहले से थे, 2 आपने लगा दिए 6, तो अब रिएक्टेंट में भी 6 चाहिए। तो यहाँ पहले से 2 है, तो यहाँ इधर 3 लगा दें तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इस तरह हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इसी तरह आप छोटे-छोटे नंबर लगाकर इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तो 2 एक इक्वेशंस आपको देते हैं, ज़रा ट्राई कीजिए खुद से और फिर मैं आपको करके दूँगा तो हमें समझ आ जाएगी कि हमें बैलेंसिंग आती है या नहीं आती है। जैसे मैंने कहा हमारी कोशिश है कि बेसिक टाइप की इक्वेशंस दें, जो आपको बैलेंसिंग का सिर्फ सेंस, जो एक ज़रूरी सेंस है वो मिल जाए। तो ये 2 इक्वेशन फिलहाल आसान वाली ज़रा बैलेंस करें। आयशा आफ्ताब, जी बेटा। जी सर, जो पहली वाली है इक्वेशन उसके अंदर SO2 में 2 लगेगा जी सल्फर बिल्कुल, ऑक्साइड, और जो आखिरी में जिसका रिएक्शन हुआ है SO3 उसमें भी 2 लगेगा। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। दूसरी बस, वाली बस, भी। बस। बाकी हम किसी और से पूछेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना यार, अब इतना आसान काम हो रहा है तो तुम बता दो। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जब हमने एक नज़र में इक्वेशन को देखा, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि रिएक्टेंट में SO2 में भी 2 ऑक्सीजन है और वैसे भी 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 4 हैं और प्रोडक्ट में 3 हैं। तो बेसिकली हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, तो अगर हम SO2 से पहले 2 लगाएँ, तो अब रिएक्टेंट में टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए और अगर SO3 से भी पहले 2 लगा दें, तो वहाँ भी 6 हो जाएँगे। इसी तरह अभी जो लिथियम वाली इक्वेशन है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। हम मोहम्मद अब्दुल्ला से पूछेंगे कि हमें बताएं कैसे हुई ये इक्वेशन बैलेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले Li के साथ 4 लगेगा और प्रोडक्ट में 2 Li 2 और 2 लगेगा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही हो गई बात। हमने यहाँ पर इक्वेशन को जब देखा तो हमें एहसास हो गया कि इस इक्वेशन में लिथियम रिएक्टेंट में 2 दफ़ा 1 दफ़ा है और प्रोडक्ट में आके 2 दफ़ा हो चुका है। तो और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 दफ़ा है, प्रोडक्ट में 1 दफ़ा है। तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बैलेंस किया, तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन लिथियम 4 हो गए। तो हमने यहाँ पर 4 लगा दिया। अब थोड़ा-सा इसके लेवल को बढ़ाते हैं और आपके सामने ये इक्वेशन लिखते हैं। उमैमा आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें रिएक्टेंट्स में O2 के साथ 2 लगेगा और प्रोडक्ट्स में H2O के साथ 2 लगेगा। बिल्कुल सही है बेटा। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें अगर आप देखें तो कार्बन दोनों साइड्स पर 1 है,
हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 था तो प्रोडक्ट में 2 है, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब अगर ऑक्सीजन प्रोडक्ट में गिने तो वो 4 है और रिएक्टेंट में यहाँ 2 लगा दें तो ये भी 4 हो गया। तो दिस इज हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन। 2 जगह 2 लगा। एंड द लास्ट वन, एल्यूमिनियम एंड HCl। आयशा आफ्ताब जी बेटा। सर Al में 2 लगेगा बिल्कुल सही, और HCl में 6 लगेगा सर। बिल्कुल सही। फिर आगे प्रोडक्ट में ACl में 2 लगेगा सर ठीक है। और H2 में 4। थ्री 3 ठीक, गुड। इनका अलार्म बजने लग जाता है यार। तो बिल्कुल सही, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग्स। लेकिन बात सारी ये है कि ये बेसिक ही में कहीं गड़बड़ होती है तो हमारा आगे का भी कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। बहरहाल एल्यूमिनियम इस वक्त वैसे तो बैलेंस था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 1 है, वहाँ 2, क्लोरीन यहाँ 1 है, वहाँ 3। तो हमने इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले AlCl3 के साथ 2 लगाया। जब हमने उसके साथ 2 लगाया तो एल्यूमिनियम डबल हो गया, इसलिए उसको भी 2 करना पड़ा। क्लोरीन 6 हो गया, तो फिर HCl के साथ 6 लगाया और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट के साथ 3 लगाया। तो थोड़ा सा सोचते हैं, इन बड़े मजे से नंबर लगा के इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। बहरहाल दिस इज एनफ, क्योंकि हमें जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना तासुर जरूर हो कि कम से कम सिंपल नो हाउ होनी चाहिए। अब आते हैं असल काम की तरफ। स्टीचियोमेट्री में इक्वेशन नहीं बैलेंस करनी थी, बल्कि जो रियलिटी है वो ये कि बैलेंस इक्वेशन हमें गिवन होगी। अब काम शुरू होगा तो क्या होगा? तो भाई होगा ये कि सपोज जैसे ये इक्वेशन मेरे पास है, एक बैलेंस इक्वेशन, CH4 is reacting with 2 oxygen to form carbon dioxide and 2। ये इक्वेशन मुझे, बैलेंस इक्वेशन मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? मैंने कहा ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि CH4 का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। अब मैं, ये है वो सिंपल रेशियो जिसमें ये पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मैं इस तादाद को मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल क्या बता रही है कि 1 मोल, ये जो रेशियो है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में भी है और मोल के बीच में भी है। 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनाती है। इसका मतलब है अगर ये इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन मोल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं कि इस मोल से हम मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। इसलिए स्टीचियोमेट्री में होगा ये कि वो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देंगे और हमें फिर कहेंगे कि आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अगर हम आपको रिएक्टेंट का मास बताएं तो आप उसकी मदद से प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट का वॉल्यूम बताएं तो आप उसकी मदद से प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एंड इट कुड बी रिवर्स एज वेल। हम आपको प्रोडक्ट का मास बताएं तो आप रिएक्टेंट का मास बता सकते हैं, प्रोडक्ट का वॉल्यूम बताएं तो हम आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम बता सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में होगा ये कि हम एक रिएक्शन देकर उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक चीज का अमाउंट आपको बताएंगे और किसी दूसरी चीज का अमाउंट आपसे पूछ लेंगे, और ये अमाउंट मास में भी हो सकता है और हो सकता है। इस बिना पर जो स्टीचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और वो है मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप।
सिर्फ ये नामों का फर्क है, वरना जो काम हम करेंगे या जिस तरीके से इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो एक ही मेथड है। बस ये नाम में ये है कि अगर हम आपको किसी भी इक्वेशन में किसी एक चीज का मास गिवन दें और दूसरी चीज का मास ही पूछें तो ये मास टू मास रिलेशनशिप हुई। एक चीज का मास दें, दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछ लें तो ये मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप हुई। और अगर एक चीज का वॉल्यूम दें और दूसरी चीज का भी वॉल्यूम पूछ लें तो ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप हुई। तो अब आते हैं असल काम की तरफ। सवाल करके देखें तो पता चले कितना आसान काम है। हर क्वेश्चन में एक रिएक्शन का हवाला होगा जिसकी इक्वेशन गिवन होगी और फिर उस इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मास या वॉल्यूम, और हमसे किसी दूसरे की पूछी जाएगी। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद मोल रेशो को इस्तेमाल करते हुए आसानी से ये कैलकुलेशन करेंगे। बड़ी आसान सी है और मुझसे पूछें तो इससे पीछे की जितने न्यूमेरिकल्स हमने किए एम्पिरिकल, मॉलिकुलर या मोलर एवोगैड्रो, उसके मुकाबले में ज़्यादा आसान है। और मज़ेदार बात ये है कि इम्तिहान में ये लाजमी तौर पर आता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। तो आइए देखें, अगर मज़े की है और आसान है तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। पहला क्वेश्चन आसान सा, ताकि ज़रा पता चले कि क्या है, वार्म अप हो जाए हम थोड़े से। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा हमें गिवन होगा और वो दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो वो डिकम्पोज होके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 40 ग्राम calcium carbonate is heated, calculate the mass of CaO, calcium oxide formed। इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट का मास दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का और एक प्रोडक्ट का मास आपसे पूछा है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, जो इस सवाल में हमारे काम आएगा, इसलिए भी हमने गिवन दे दिया। अब इस रिएक्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व थी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है 40 ग्राम और कैल्शियम ऑक्साइड का मास रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है ये चीज गिवन है और ये चीज रिक्वायर्ड, इन दोनों के दरमियान खेल है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है, तो बेशक वो इक्वेशन में मौजूद है लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब एक सिस्टमैटिक तरीके से सवाल करना है, क्योंकि हमारे बोर्ड में इस बात की बड़ी अहमियत है कि सिर्फ ये ना हो कि सवाल का जवाब आ गया तो हम कहें हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। जी नहीं, सिस्टमैटिक वे में करना है, प्रॉपर तरीके से डाटा बना के अपने हर काम और स्टेप को वाज़ेह तौर पर शो करके तभी नंबर मिलते हैं। डंडी मारेंगे तो नहीं मिलेंगे। इसलिए करने को तो ये सवाल 2 लाइनों में शॉर्ट में कर दिया जाए, लेकिन हमें अपने पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ इसे करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि हम डाटा बनाते हैं और डाटा में हम उन दो चीज़ों को लिखते हैं, इनमें से एक गिवन और एक रिक्वायर्ड, जिसको मैंने अभी ब्लू से सर्किल भी कर दिया है। तो मुझे गिवन क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और वो है 40 ग्राम, और रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये मुझे चाहिए। तो अब उसूल ये तय पाया, चूंकि ये सब काम इक्वेशन की मदद से थ्रू देयर मोल रेशो होगा, इसलिए जो भी चीज गिवन है और जो भी चीज रिक्वायर्ड है उन दोनों का मोलर मास निकाल लिया जाए। ऑब्वियसली रफ में निकालें और यहाँ डाटा में शो कर दें। आसान छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मेरा ख्याल है हम बिल्कुल नहीं भूले होंगे ये सब निकालना, अभी तो गुजरा है मोल और एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब किताब। तो मोलर मास ऑफ CaCO3, इसी के लिए ऊपर सारे एटॉमिक मासेस दिए हैं। रफ में निकालें, जबानी निकालें, दिस इज ऑल अप टू यू। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, और वो 3 दफा है, ये निकलेगा एग्जैक्टली 100 ग्राम पर मोल। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। अच्छा, अब दूसरा कौन है जिसका मोलर मास निकालें, जो रिक्वायर्ड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 56 ग्राम पर। डाटा में हमेशा ये 4 लाइनें होंगी, एक चीज वो जो गिवन है, एक चीज वो जो रिक्वायर्ड है, और फिर इन दोनों गिवन और रिक्वायर्ड का मोलर मास निकाल दीजिए।
अब आप अपनी इक्वेशन की मदद से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमें गिवन है दिस, और आपने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो गिवन और रिक्वायर्ड है उनके दरमियान मोल रेशो क्या है। बाकी चीजों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, रिक्वायर्ड है कैल्शियम ऑक्साइड, इक्वेशन में नजर आ रहा है दोनों के दरमियान 1:1 का रेशो है। सारी चीजों में 1:1 का रेशो, इक्वेशन इतनी सिंपल है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन देखकर कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट is equals to या is equivalent to 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो एरो का निशान है ये हम डायरेक्शन के तौर पर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये इक्वल्स टू का निशान है। तो आप चाहें तो इक्वल्स भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसे सिर्फ एक डैश लगा दें तो भी चलेगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये इक्वेशन से मुझे मोल रेशियो मिल गया। क्या मैं इस मोल को मास में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या फॉर्मूला था? मोल इनटू मोलर मास। तो मोलर मास ऊपर मौजूद है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास किसके बराबर होगा? मोल है 1 और मोलर मास है 100, तो 100 बन जा 100 डायरेक्ट ही लिख दें। तो ये हो गया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा? मोल इनटू मोलर मास 1 इनटू 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। अब वही यूनिटरी मेथड जो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में किया करते थे, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? दिस इज 56 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 जो लेफ्ट पे था राइट पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और क्वेश्चन में कितना मालूम करना है? 40 का। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। कैलकुलेटर उठाइए और इसे सॉल्व कीजिए। तो ये निकलेगा आंसर 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ये है आंसर। सिर्फ ये 4 लाइनों की कैलकुलेशन थी। 4 लाइनें आपने डाटा की बनाई, इक्वेशन आपको सवाल में गिवन थी, उसे देखकर आपने पहली लाइन लिखी, मोल रेशो क्या है गिवन और रिक्वायर्ड में इत्तेफाक से। ये सबसे आसान सवाल था, इसमें 1:1 है। जरूरी नहीं बाकी इक्वेशन में बैलेंस करेंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है, वो देखा जाएगा उसको। उस मोल रेशो से जो मोल मिल रहे हैं उसे मास में चेंज किया यूजिंग द फॉर्मूला मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास इसीलिए निकलवा रखे थे। आपको जो मास की रिलेशनशिप मिली उस पर यूनिटरी मेथड लगाया और अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल ली। हर दफा ऐसे ही होगा। अब मैं इसमें क्या वैरायटी लाऊंगा? इसमें ज्यादा इक्वेशन चेंज कर देंगे, उन इक्वेशंस में सब्सटेंसेस चेंज हो जाएंगे, उनके मोलर मासेस अलग अलग होंगे, उनके रिएक्टिंग रेशियो अलग अलग होंगे, 1:1 नहीं होगा, कोई और रेशियो होगा। इससे ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो ये हमने आपके सामने पहला सवाल किया है। अब इसी अंदाज का एक और सवाल करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या वैरायटी पैदा हुई। क्वेश्चन है फॉर द combustion of methane gas। ये है इक्वेशन और जिसमें बैलेंसिंग करनी पड़ी थी लेकिन वो हमें की हुई मिल रही है। और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इफ 8 ग्राम methane is combusted, calculate the mass of H2O formed। अगर हम 8 ग्राम मीथेन को कंबस्ट करें तो बताइए कितना पानी का मास बनेगा। सबसे पहला वही काम है, आपने देख लिया। इस दफा भी इक्वेशन में एक चीज गिवन है और एक चीज रिक्वायर्ड है।
तो हमें मीथेन का मास दिया है और वाटर का मास पूछा है। बाकी जो चीज़ें इक्वेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो गिवन है ना रिक्वायर्ड है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ उन्हीं दो चीज़ों से दिलचस्पी है जिनको हमने ग्रीन से अब सर्किल किया है। सबसे पहले डाटा बनाते हैं और डाटा में हम लिखेंगे कि हमारे पास है मास ऑफ मीथेन 8 ग्राम। हमारे पास हमें चाहिए मास ऑफ वाटर क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि मैंने कहा था, जो चीज गिवन है और जो चीज रिक्वायर्ड है हमारे पास, उसका मोलर मास होना चाहिए। सो मोलर मास ऑफ CH4 शुड बी कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ठीक हो गई बात। इस हिसाब से मीथेन का मोलर मास निकला 16 ग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ वाटर, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 है तो ग्राम पर मोल। अब इक्वेशन को 18 आ गया इसका, तो इक्वेशन को यूज करते हुए आपने कहा ये है वही इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, उसे एज इट इज उतार लिया क्योंकि वो बैलेंस है माशाल्लाह से पहले से ही, तो हमें उसकी फिक्र नहीं थी। बस ये देखना है कि जो चीज गिवन थी और जो चीज रिक्वायर्ड यानी मीथेन और वाटर, इनके दरमियान मोल रेशो क्या है। तो इक्वेशन साफ बता रही है कि मीथेन का 1 मोल हो तो वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा 1 मोल CH4 gives 2 मोल वाटर। और इस मोल को अब मास में चेंज करेंगे तो क्या तरीका है, मोल जितने दिए हुए हैं उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीथेन के 1 मोल को उसके मोलर मास 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16 ग्राम मीथेन। वाटर के 2 मोल्स हैं, उसे उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 18 होगा। बस ये याद रखना है, जो मोल रेशियो आपको इक्वेशन से मिल रहा है उसी को यूज करेंगे। तो अब 1 ग्राम मीथेन 18 टू द 36 होता है डिवाइडेड बाय 16। और अब क्वेश्चन में जैसा कि नजर आ रहा है हमें 8 ग्राम 36 divided by 16 times 8। तो ये आ गया जवाब एम वाटर। अब आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन, जो पिछला था वो भी और जो ये है वो भी, नो डिफरेंस एट ऑल। सिर्फ मैंने इक्वेशन बदली और ये फर्क पड़ गया इस दफा कि वहां 1 to 1 मोल रेशो था, यहाँ 1 to 2 मोल रेशो था। तो जब 1 to 2 मोल रेशो था तो मैंने तो मोल का रेशो मास में चेंज करना है, उसे मोल से को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब चाहे 1 to 3 का रेशो होता, कोई और नंबर होता, हम उसी को इस्तेमाल करते। तो इक्वेशन जो सामने गिवन है उसी को इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स सो सिंपल। तो अब सिंपल को सिंपल ही रहने दीजिएगा, मुश्किल अपनी तरफ से ना बना दीजिएगा। लेकिन फिर वही बात है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कभी भी कोई भी सवाल चाहे वो जितना ही आसान हो वो हमसे नहीं हो सकता। इसलिए तो ट्राई किया करें, खुद से सॉल्व करेंगे तो ही हमें सवाल करने में मजा भी आएगा और वो होगा भी। तो अब ये मैंने 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मास मास रिलेशनशिप के कराए। सिंपल क्या कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएंगे तो रहेंगे इतने ही आसान। जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं इक्वेशन चेंज कर दूंगा और ऐसी इक्वेशन ले आऊंगा जिसके अंदर मोल रेशियो थोड़े बड़े नंबर्स का, टिपिकल नंबर्स का होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब हम चाहेंगे कि एक इक्वेशन आपको लिख के दें, आपका होमवर्क बना दें, आप उसे घर से इत्मीनान से करें और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वहीं से इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। अमोनिया gas can be prepared by following reaction.
Here is the equation with which nitrogen react with hydrogen to form ammonia NH3. अमोनिया गैस इंडस्ट्री में इस रिएक्शन से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि if 56 gram N2 is used, calculate the mass of NH3 formed. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ये आपने करना है, हम इसी से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे जब अगली दफ़ा क्लास शुरू करेंगे। और ये स्लाइड्स आपसे हम अभी शेयर कर लेते हैं, तो आपसे हो जाएगा, खुशी होगी।